प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी देश के जाने माने भारतीय विद्याशास्त्र के मर्मज्ञ और विशेषज्ञ हैं। साथ ही बौद्ध विद्याशास्त्र के देश और विदेश के विरल विद्वान हैं। इस समय नव नालंदा महाविहार संघ विश्वविद्यालय के आप सम्मानित कुलपति हैं और लेह लद्दाख के केंद्रीय बौद्ध विद्या अध्ययन संस्थान के सम्मानित कुलपति भी हैं। आपका इस साक्षात्कार में स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्यों महसूस किया जीवन में कि आपको शिक्षण कार्य में होना चाहिए? मैं जिस विद्यालय से मैंने अध्ययन किया है, नेतरहाट विद्यालय, उसी विद्यालय में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वह शिक्षण और प्रशिक्षण के बीज कहीं पर वपन हुए थे। वहाँ पर स्वाध्याय की परंपरा थी और कक्षाओं के बाद कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होता था कुछ गाइड करने के लिए। इसलिए स्वाध्याय के समय में जब गृह कार्य मिलते थे तो हमें जब कुछ नहीं होता था, समझ में आता था, हम लोग अपने सीनियर से पूछ लेते थे। उनसे नहीं हुआ, उनसे सीनियर से पूछ लेते थे। मेरे से जो कनीय विद्यार्थी थे उनको मैं बताता था। इस प्रकार से पता नहीं कैसे अनायास और स्वाभाविक तरीके से वह गुण कहीं न कहीं अंकुरित हो गए थे, जिसके कारण से बाद में चल करके जब मैंने स्नातकोत्तर अध्ययन किया, एमफिल किया, पीएचडी की, तो एक स्वाभाविक इच्छा और जिज्ञासा अपने अंदर पनपी हुई मैंने महसूस की कि पढ़ाया जाए। और पढ़ाने में एक बड़ा आनंद आता है। जब मुझे स्मरण है कि जब मैं लोक संघ लोक सेवा आयोग के में पाली की पढ़ाई होती थी, पाली भी एक विषय था, तो पाली का मैं पढ़ाता था बहुत सारे अपने मित्रों को और अपने कनीय विद्यार्थियों को। पाली का अ आ इ से सिखा करके उन लोगों को अंतिम रूप से उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं वो बीज मैंने अपने अंदर महसूस किया, जो बाद में चल करके जब अध्यापन कार्य औपचारिक रूप से मिला जम्मू विश्वविद्यालय में, तो एक ऐसा लगा कि अपनी रुचि का क्षेत्र है और उसमें फिर आगे बढ़ता गया। जब आपने शिक्षण कार्य शुरू किया तो कैसे लगा कि शिक्षण और शोध की जो अंतः संगति है वो ज़्यादा प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो शोध की स्थिति है वह इस तरह से नहीं हो पाई है कि शिक्षण की गति को बल दे। तो आपके मन में ऐसी कैसे बात आई कि शिक्षण के साथ साथ शोध की प्रवृत्ति की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए? जी, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। और इसमें जैसे देखिए, छोटी कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ते हैं या शिक्षक पढ़ाते हैं, तो जो पाठ्य पुस्तकों में जो बात लिखी हुई है उसी को पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत उसका विस्तारीकरण होता है। लेकिन जब हम लोग स्नातकोत्तर कक्षा की बात करते हैं, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, और शोध कार्य जब करने लगते हैं, तो हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि क्या जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या सब कुछ सच था या कहीं न कहीं कोई गैप था, कुछ न कुछ कमियां थी जिसको कि फिर से जिसको अपडेट करना कहते हैं, कि हम उसको अद्यतन उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और उनके बारे में कुछ ढंग से बता सकें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है कि 1857 में हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, और उसको जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे और बाद में चल कर के उस मानसिकता से जो शिकार दिग्भ्रमित इतिहासकार थे, उन्होंने पश्चिम की उस सोच को लेकर के उसको सिपाही विद्रोह कहा। तो ठीक है, हम लोग बचपन में सिपाही विद्रोह हमें पढ़ाया गया, हमने मान लिया था, लेकिन जब हम शोध के स्तर पर पहुँचे तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, यह एक गलत नैरेटिव है। हम अंग्रेज भले ही हमें विद्रोह कह सकते थे, लेकिन क्या हमें अपने स्वतंत्रता आंदोलन को विद्रोह कहना चाहिए? तो इस शोध के और अध्यापन और अध्ययन के जो बीच का अंतर संबंध है,
उसके पीछे यही मंत्र है कि हम शोध के माध्यम से जो कुछ भी किताबों में पढ़ते हैं, क्या उसको हम उनका सीधे अंधानुकरण कर लें, उसको स्वीकार कर लें या उस पर कुछ विचार करें। इस तरह से अनेक अलग अलग विषय हैं। अब आर्यों का इतिहास है, ये बताया गया कि आर्य लोग कहीं बाहर से आए, आर्यों ने आक्रमण किया भारत पर। अब ये सारे शोध करना शुरू हुए तो देखा कि नहीं, आर्य नाम की तो कोई जाति ही नहीं थी, कोई रेस नहीं था, ये हम सभी लोग मूल भारतवासी यही आर्य हैं। आर्य एक संस्कृति मूलक शब्द है, सभ्यता मूलक शब्द है, आदरणीय शब्द है, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्य नाम की एक जाति थी। तो इस तरह के अनेक विषय हुए जिनको कि शोध के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि उसमें क्या विसंगतियाँ थीं और हम कैसे माध्यम उसको ठीक कर सकते हैं। और ख़ास करके जो स्नातकोत्तर स्तर पर आकर के बच्चे पढ़ते हैं, शोध करते हैं, उनके लिए तो दोनों के संबंध को समझना हर तरह से समीचीन है। ये जो विद्या की परंपरा है हमारे समकाल में, हमारे आधुनिक जीवन में, उसमें इतिहास और जो माइथोलॉजी है, पुराण विज्ञान है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से निरूपित करते हैं? अब इतिहास को भी समझना पड़ेगा कि क्या हम इतिहास जो मेटेरियलिस्टिक हिस्ट्री है, हम उसी को इतिहास कहें या इसके परे भी कुछ है। हमारे पुराणों के और शास्त्रों के, वेदों के कहने का तरीका अलग है, लेकिन अगर हम उसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो उनके अंदर जो निहित कथ्य हैं उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। अगर हम सीधे कई बार तथाकथित वैज्ञानिकता के नाम पर अब सीधे कहते थे कि माइथोलॉजी का मतलब है सब कुछ कपोल कल्पना, तो यह भी एक धृष्टता है, इतिहास को, संस्कृति को न समझने की धृष्टता है। तो उनका कहने का तरीका अलग था, लेकिन उनके पीछे जो सत्य है वो सत्य हैं। कहीं पर हो सकता है कि कहने में कुछ अतिरेक लगे, लेकिन वो सत्य घटनाएं हैं और उनका अपना एक रूपक अपना रहा है, कहने का तरीका अलग रहा है। इसलिए माइथोलॉजी को अगर हम हर चीज़ को तब तो जाएंगे कि अंत मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, तो आपको एक न एक लेवल पर जा कर के कुछ एक माइथोलॉजी में घुसना पड़ेगा। तो अब उसको आप तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते हैं कि भाई बिना जब मुर्गी नहीं रहेगी तो अंडा कैसे होगा, और अंडा अगर नहीं होगा तो मुर्गी कैसे होगी। तो इसलिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि आपके उस तर्क और कुतर्क से परे उठ करके हमें कुछ बातों को मानना पड़ेगा। हो सकता है ज्ञान की एक धारा उस स्तर तक जा पाए, एक समय ऐसा आ जाए जब हम इन प्रश्नों का उत्तर भी खोज लेंगे। लेकिन आज तक जो स्थिति है, अभी तक जो ज्ञान की सीमा जहाँ तक पहुँची है, उसमें हमें माइथोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। जी, तो जो परंपरा है, उस परंपरा की जो समकालीनता है, या जो पुराण शास्त्र का यानी माइथोलॉजी का जो वैज्ञानिक अप्रोच है, उसका सीधे हमारी आधुनिक विद्या से अंतर संबंध है। और उस अंतर संबंधन के आधार पर अगर भारत की नई विद्या विकसित होती है तो हम एक नए समय का नया शास्त्र विकसित कर पाएंगे, और जो यह सिर्फ कपोल कल्पित कहा जा रहा है उससे हट करके इसकी जो वैज्ञानिकता है, जो इसका स्वरूप है, उसको हम देख पाएंगे। जैसे सरस्वती नदी है, या जैसे कि हम अपने किसी ऋषि को ऋग्वेद में देख पाते हैं, या जैसे पुष्पक विमान है, या जैसे हम अपनी लेखनी की पुरानी जो स्थितियां हैं, पुराने शास्त्रों को अवलोकित करते हैं। तो आज हम उनकी जो वैज्ञानिकता है उसको समकाल में देखें, उसकी पुनर्व्याख्या करें, जैसे श्री राम की पुनर्व्याख्या करें, या हमारे जो पुराने ऐतिहासिक बिंदु हैं उनकी व्याख्या करें। यह हमारे इतिहास में और हमारे साहित्य में घटित होना चाहिए। चूँकि आप भारतीय विद्या के और बौद्ध विद्या के दोनों के समग्र विद्वान हैं, एक विरल शास्त्रकार हैं, तो आप इस बात को जो बौद्ध विद्या का शास्त्र है उसको किस रूप में निरूपित करना चाहेंगे? जो बौद्ध विद्या की माइथोलॉजी है उसको आप समकाल में कैसे देखना चाहेंगे? देखिए, बौद्ध विद्या के साथ एक बड़ी विडंबना हुई है कि बौद्ध विद्या के कुछ तथाकथित विद्वान, और मैं तथाकथित शब्द
जानबूझकर बोल रहा हूँ। बौद्ध विद्या का जो मूल शास्त्र है वो भाषा पाली में है। पाली को बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसका अध्ययन किए हम साधिकार कुछ बोलने की चेष्टा करते हैं बौद्ध दर्शन पर। अब देखिए, जैसे भगवान सिद्धार्थ गौतम को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला और वो बुद्ध हो गए। वो खुद स्वयं कहते हैं कि मैं 7 सप्ताह तक वहाँ रहा, और जब उनके मन में ये विचार आया कि उनका ज्ञान इतना गूढ़ है कि संसार में की धारा में प्रवृत्त लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, तो उनके पास ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उनसे अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु आप इसका अवश्य निर्वचन करें, और वो स्वीकार करते हैं। अब अगर हम इसको, ब्रह्मा जी कौन हैं, ब्रह्मा जी क्यों हैं, ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानवेतर हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए एक तथाकथित वैज्ञानिकता जो है, ये विज्ञानवाद ही मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि हम तर्क की कसौटी पर सब कुछ को कसने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यही सब कुछ है, यही वैज्ञानिकता है। तो विज्ञान की भी अपनी सीमा है। विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान है, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसने कितनी हद तक समझा है इस ब्रह्मांड को। हम आज तक सौर मंडल को नहीं समझ पाए पूरी तरह से कि मंगल ग्रह पर जीवन है भी कि नहीं है, चंद्रमा के ऊपर जीवन है कि या नहीं है, दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति है, और इस तरह से लाखों करोड़ों सौर मंडल है इस पूरे ब्रह्मांड में, और कहते हैं कि ये ब्रह्मांड भी कई हैं। तो इनको क्या हमने समझ लिया है? हम उस रहस्य के पीछे अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं कि ये बारमूडा त्रिकोण क्या है, और जितने इसी धरती पर है वो, आज तक जो जहाज गया वहाँ अंदर चला गया, दूसरी बार आया नहीं, पता नहीं चला। उसी तरीके से चंद्रमा के ऊपर कई तरह की बातें आती हैं, मंगल के ऊपर कई तरह की बातें। तो हम अभी सतत प्रयास में लगे हुए हैं, और जब तक हम उसको नहीं समझते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तभी हम एक अधिक मैंने हठपूर्वक कहना शुरू करते हैं कि यही सत्य है। तो ऐसा नहीं है। सत्य की सीमा वहीं तक नहीं है जहाँ तक हमारा ज्ञान की सीमा है। हमारे ज्ञान की सीमा के परे भी सत्य है, हम उसको नहीं जानते हैं और इसको या नहीं अभी तक समझ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक ईमानदारी से इसको यह कहना कि हमें अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, यह कहना एक ईमानदारी और ईमानदार इसको स्वीकृति हो। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकता को मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझने की प्रयास करता हूँ। वैज्ञानिक सोच का अर्थ है कि एक तार्किक ढंग से किसी को समझ पाना। कोई आवश्यक नहीं कि केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में या फिजिक्स के लेबोरेटरी में या बॉटनी के लेबोरेटरी में जाकर के हम विज्ञान को समझें। उसके अलावा विज्ञान बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वो एक जो उसको आज का जो 21वीं शताब्दी का मनुष्य है वो तार्किक है, वो तर्क करता है, वो सीधे क्यों और कैसे को स्वीकार नहीं कर लेता है। तो ठीक है, उसका समाधान करने का प्रयास तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह कथन भी नहीं है कि हम अगर उसको नहीं समझ पाए तो सबको गलत ठहरा दें। जी, बौद्ध शास्त्र हों, हिंदू शास्त्र हों, जैन शास्त्र हों, इन सब को समझना पड़ेगा उनकी माइथोलॉजी के साथ, तभी हम उसके गहराई को समझ पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे थे। जी। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को और दर्शन को भारतीय परंपरा के बिल्कुल समझ लिया है। जी। अब ये उनकी अज्ञानता को ही दर्शाता है और कुछ नहीं। अगर ऐसे लोगों ने पाली को ठीक से पढ़ा हो, अगर संस्कृत को ठीक से पढ़ा हो, तो उनकी सोच बदल जाएगी। लेकिन अगर किसी हठ के कारण कि हम नहीं, मैं जो कहता हूँ वही सही है, वही बुद्धिज्म है, तो इसको मूर्खतापूर्ण दृष्टि से और कुछ नहीं कहा जा सकता इससे अधिक। जी, आपने बहुत अच्छे से ज्ञापित किया, निरूपित किया कि सत्य के भी बहुत सारे आयाम हैं, जैसे वैज्ञानिकता के भी अनेक अनेक पक्ष होते हैं। जी। और जैसे कि
किसी भी माइथोलॉजी को समझने के लिए तार्किकता के साथ साथ जो मनुष्य की अपनी आत्यंतिक दृष्टि है, उसकी अंतः प्रज्ञा जो है, अंतः आस्था है, उसके बगैर आप समकाल को नहीं समझ सकते, इतिहास को नहीं समझ सकते। इसका बहुत समाधान आपने बहुत अच्छे से इसका समाधान किया। आपने यह भी कहा कि बुद्ध को समझने की आजकल जो एक बहुत कड़ी दृष्टि है या बहुत एकांगी दृष्टि है, जिसमें वो लोग केवल बुद्ध को अपने तरीके से देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बौद्ध शास्त्र को या भगवान बुद्ध को देखने के लिए अगर आप देखें तो नेपाल में एक परिवार में बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ शंकर की भी मूर्ति होती है। अनेक बार मैं देखता हूँ कि वहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया वगैरह में गणेश की भी, ये क्या ज्ञापित करती हैं? जैसे हमारे यहाँ विभिन्न जो देवता हैं, विभिन्न जो महास्वर हैं हमारे जीवन के, जो महोच्चार करते हैं, ऐसे लोगों को हम संगठित करके एक साथ जोड़ करके क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि जब हम सनातन परंपरा की बात करते हैं तो उसमें बुद्ध और महावीर दोनों कहीं न कहीं दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध ने कहीं भी एक बार भी कभी नहीं कहा है कि मैं एक नए धर्म का आरंभ कर रहा हूँ। बुद्ध का जब परिनिर्वाण हो रहा है तो आनंद पूछते हैं कि प्रभु आपके डेड बॉडी के साथ कैसा उपचार किया जाए। तो उन्होंने कहा जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट का संस्कार किया जाता है वैसा मेरा संस्कार करना, और इनके ऊपर स्तूप बनाना। स्तूप शब्द प्रचलित था, स्तूप शब्द परंपरा में थी, तो आखिर किस परंपरा में थी? वही सनातन परंपरा में थी। अब आपने कंबोडिया और थाईलैंड और नेपाल इत्यादि की बात की, उन्होंने कहीं पर कहा ही नहीं कि मैं एक नया धर्म शुरू कर रहा हूँ। धर्म इनफैक्ट जिसको हम आज संप्रदाय कहते हैं, ये समय के साथ जब रूढ़िवादिता आ जाती है, उसमें उसके रीति रिवाज अलग ढंग से होने लगते हैं, तब उसको एक धर्म का जन्म होता है। कम से कम बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म नहीं आया जी। बौद्ध धर्म इन्वर्टेड कॉमा में ये बाद का चलन है, बाद के अस्तित्व में आया है। उनके समय तो कहीं नहीं कुछ था। उनके पाली में ब्रह्मा जी भी हैं, पाली में इंद्र भी हैं, पाली में कुबेर भी हैं, वरुण भी हैं, यम भी हैं। वो छंदों में गायत्री छंद को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता कि वो सनातन के खिलाफ होते तो नहीं मानते। तो इस तरह की बातें महायान में आकर के, आप महायान तो छोड़ दीजिए, आज भी श्रीलंका में चले जाइए, जितने बौद्ध विहार हैं उनके आगे गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। वो गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। थाईलैंड में आप जो प्राइमरली बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ हर एक घर के आगे ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा। शिव जी के शिवलिंग हैं बहुत बड़े बड़े, 50-50, 60-60 फीट के गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। और चाहे बौद्ध हों या अन्य कोई लोग, सब उनको श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। तो कहाँ पर भेद है? जो बाद में महायान और तंत्र आया, काली की पूजा होती है, तारा की पूजा होती है। मैंने लद्दाख में वेनेरेबल कुशक बकुला जी का की मोनेस्ट्री है लद्दाख एयरपोर्ट के ठीक सामने, और उस पर गया तो काली जी की मूर्ति है, काली की पूजा करते हैं, यम की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये कहाँ है? अगर क्या बौद्ध धर्म क्या अलग है सबसे? उसी सनातन परंपरा की कड़ी है जो बाद में चलकर अलग ढंग से विकसित हो गया। कहीं पर भेद नहीं है। और भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि नहीं वेरेन वीरानी सम्मंति धकुदाचनन अवेरेन च सम्मंति ये धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं हो सकता है, घृणा से घृणा नहीं समाप्त हो सकती है। घृणा को समाप्त करने के लिए मैत्री और करुणा की आवश्यकता है। यही सनातन परंपरा, यही सनातन धर्म है। तो आखिर क्यों कहते हैं वो? आज अगर बौद्ध धर्म के नाम पर, उनकी विशेषज्ञता के नाम पर लोग नफरत फैलाते हैं कि मेरी मोहब्बत लाख मोहब्बत, तेरी मोहब्बत खाक मोहब्बत, तो इस तरह की बात करते हैं कि मैं जो पूजा करता हूँ मेरी पूजा पद्धति श्रेष्ठ है, तुम जो पूजा करते हो महाविकार है। ठीक है, बुद्ध को देखने का सनातन परंपरा में बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना गया है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बुद्ध को नवम अवतार माने,
लेकिन मैं नवम अवतार मानकर के उनकी पूजा ही तो कर रहा हूं। लेकिन आप जो है, कुछ लोग ऐसे तथाकथित जो कहते हैं कि गाली देते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आपने बौद्ध धर्म को, बौद्ध दर्शन को, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके अभिप्राय को समझा ही नहीं है, और आप केवल उस धर्म का नाम लेकर के घृणा फैला रहे हैं और लोग समाज में कटुता फैला रहे हैं, समाज को जोड़ नहीं रहे, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत सुंदर बातें कही कि जो बौद्ध शिक्षा को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। यात्रा का जो विवरण ह्वेनसांग ने प्रस्तुत किया है भारत में जी, और हमारा सौभाग्य है कि नव नालंदा महाविहार का जो एक परिसर है, वह, उसके अंदर ह्वेनसांग की सुंदर मूर्ति स्थापित है और वह पूरे विश्व द्वारा समादृत है। साथ ही हमारा शिल्प ग्राम है जो बहुत ही खूबसूरत है, विपස්සना केंद्र है जो विश्व स्तर पे जाना जाता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है उसमें देश विदेश के प्रख्यात लोग आकर के न केवल विपස්සना करते हैं, योग करते हैं, बल्कि जो यात्रा के विवरण हैं, बौद्ध जो दर्शन की प्रतीतियाँ हैं, उनकी समझ है, वो लोग भी प्राप्त करते हैं, सनातन पंथ की भी अच्छाइयों को जानते हैं। मेरा बस प्रश्न ये है कि जो मार्ग नव नालंदा महाविहार ने एक अलग से तैयार कराया है विशेष तौर पर, उसमें कुलपति, सम्मानित कुलपति होने के बाद आपका बहुत बड़ा योगदान उसमें माना जाता है कि इतना सुंदर जो राजमार्ग निर्मित हुआ है और अंदर की जो स्थिति बहुत खूबसूरत हुई है, उसमें जो वन्य विकास हुआ है, जिस तरह से पौधों का विकास किया है आपने, एक नया अभियान छेड़ा है। हिंदी जो उत्सव हुआ था उसके तहत आपने शुरुआत ही की वन्य अभियान की। तो ये जो राजमार्ग स्थापित किया गया है अच्छे से आपके प्रयत्नों द्वारा, और भीतर जो एक प्राकृतिक संतुलन और इकोलॉजी को स्थापित करने का आपका सब प्रयत्न रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं भगवान बुद्ध के ही जीवन से शुरू करता हूँ जी। तो आप एक प्रश्न मैं पूछूंगा, उसी प्रश्न में उत्तर भी निहित है कि क्या कारण था कि हमारे ऋषि मुनि, बुद्ध को भी मैं जोड़ रहा हूँ उसमें, कि जंगल में जाकर के ही शांति प्राप्त करते थे, जंगल में जाकर के ही ज्ञान के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुँचते थे। तो वन जो है वो हम सबके जीवन में मानसिक शांति के लिए भी, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए भी सहयोगी है। और वैज्ञानिकता की बात हुई, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज जहाँ भी जंगल नहीं है वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मैं लेह की बात करता हूँ। लेह के 10,500 11,000 फीट के ऊंचाई पर है और सिंधु नदी के किनारे थोड़े पेड़ पौधे हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जब लगभग 700-800 फीट हाइट पर लेह शहर है, वहाँ सांस फूलने लगती है, पेड़ पौधे नहीं हैं। तो हमारे जीवन के लिए भी पेड़ पौधे आवश्यक हैं और भगवान बुद्ध ने इसको खूब समझा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी उपयोगी वृक्ष हों, हरे वृक्ष हों, उनको मत काटो, जो फलदार वृक्ष हैं उनको मत काटो, क्योंकि इससे हमें वो फल मिलते हैं। अब देखिए, धात्री आंवला, आंवला को स्वर्ग का फल कहते हैं, कि स्वर्ग में भी दुर्लभ है। आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है, नींबू आप पानी पीते हैं, नींबू आपको बंद करा दिया जाता है, लेकिन आंवले को कभी बंद नहीं करते हैं, हरड़ को कभी बंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है? उसी प्रकृति की देन है। और जहाँ तक नालंदा महाविहार की बात है, तो मैंने अभी करीब 3.5 वर्ष मेरे पूरे हुए हैं। मैंने इसको भौतिक रूप से विकसित करने का तो प्रयास, समृद्ध करने का के तो प्रयास किए ही हैं। अभी भगवान बुद्ध की 8 फीट की मूर्ति लगवाई है, उसको जो हमारा थीम पार्क है उसको और डेवलप करवा रहा हूँ और कार्य लग गए हैं। विपස්සना केंद्र तो बहुत पहले से चला रहा है, बीच में कोरोना काल में ये व्यतिक्रम हो गया था, लेकिन अब से फिर से आरंभ हो गया 10 दिनों का शिविर, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं और ध्यान के माध्यम से 10 दिन का जो शिविर होता है उसमें शांति प्राप्त करते हैं। जहाँ तक महाविहार की बात है, उसमें जो पाठ्यक्रम है
उसकी 3-3 वर्ष पर होनी चाहिए पुनरावृत्ति, और वो भी करवाना शुरू कर दिया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है CBCS ये लागू कर दिया है। तो सभी शिक्षक और अधिक उत्तरदायी हों और अधिक संवेदनशील हों छात्रों के शोध के लिए, शोध का स्तर बढ़िया हो, उसके लिए मैं स्वयं उनके सभी, चाहे वो प्री सबमिशन सेमिनार हो या वाइवा हो या सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन हो या उनके नामांकन के लिए परीक्षा हो, मैं स्वयं सब में बैठता हूँ और रुचि लेकर के, और उसका परिणाम दिखाई पड़ने लगा है कि हमारे पास जो केवल या तो विदेशी पढ़ते थे या भारत के में तो स्थानीय लोग आते थे, आज पौंडीचेरी से हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं, आज केरल से हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं, आज महाराष्ट्र से हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं, आज हमारे गुजरात से विद्यार्थी आ रहे हैं। तो आखिर क्यों? इसका ये इसलिए आ पा रहे हैं कि हमने उस ओर काफ़ी ध्यान दिया है और गुणवत्ता उससे निश्चित रूप से बढ़ी है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मैं उसको प्राचीन और वन्य जीवन, वन्य प्राणी, एक और बात मैं करना चाहूँगा। 3-4 जो हमारे बहुत ही रेगुलर इवेंट्स होते हैं, जिसमें कि सारीपुत्र यात्रा है, मोगलान यात्रा है और जेठियन है और कई तरह के हैं। तो हम लोग अभी हिंदी दिवस पिछले वर्ष हुआ था, आपने खुद उल्लेख किया इसका, हमने वृक्षारोपण किया और हम समझते हैं कि वृक्ष जितने होंगे उससे वातावरण भी ठीक रहेगा, शुद्ध रहेगा, गर्मी कम आएगी और वर्षा भी होगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो व्यावहारिक जीवन में भी आवश्यक है। तो ये इन चीज़ों के प्रति भी हमारी संवेदनशीलता है और सक्रियता है। तो जो शोध और विद्या का स्तर आपने विश्वविद्यालय में अभूतपूर्व गति से नए तरीके से विकसित किया है, उसका सुधार किया है, इसका परिणाम ये हुआ कि लोग केरल से, गुजरात से, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने लगे विद्यार्थी के रूप में। इससे हमारे जो विश्वविद्यालय को, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को आप भविष्य में किस गति में देखते हैं कि अगर इतने दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान की संचेष्टा में, जो कि हमारा नालंदा जो है वो पूरी दुनिया में केवल ज्ञान के लिए जाना जाता है, अपनी विद्या के लिए जाना जाता है। और जैसा कहते हैं कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा जो महाविहार था, वहाँ पे कई तरह की विद्या दी जाती थी और उन विद्याओं में जो जीवन के शास्त्र होते थे, जो सिद्धांत भी देते थे और व्यवहारिकता भी देते थे। तो आज आपके सत प्रयत्नों से जो विश्व स्तर पर इस महाविद्यालय महाविहार की जो प्रसिद्धि हुई है, पूरी दुनिया भर में जो प्रसिद्धि हुई है और देश विदेश से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें आप किस तरह का गतिशास्त्र, डायनेमिक्स देखते हैं इस विश्वविद्यालय के लिए आगे? किसी भी महाविहार विश्वविद्यालय जो शैक्षिक संस्थान हैं, उनकी प्रगति में हम सभी, चाहे वो शिक्षक हों या छात्र हों या शिक्षकेतर कर्मचारी हों, सभी लोगों की संवेदना और उनकी संलग्नता अपेक्षित है। शिक्षक अगर अपने कार्य को पूरे निष्ठा से निभाने के प्रयास कर रहा है तो उससे अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उससे उसका अपना शोध की समझ अधिक बढ़ेगी और जो उसके अंदर उसके निर्देशन में जो बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं उनको वो जो अद्यतन जो विकास हो रहे हैं ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, उनसे वो परिचित करवा पाएगा। तो इस कार्य में इसकी कोई सीमा नहीं है कि ऐसा मैं कहूँ कि नहीं बहुत अच्छा हो गया और आगे आवश्यकता नहीं है। ये सतत प्रयास है और मुझे कुछ समय के लिए दायित्व मिला है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे शिक्षकगण भी पहले से ज़्यादा सचेष्ट हुए हैं। हमारे शोध छात्र भी, हमारी पुस्तकालय जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें 60-70 हज़ार पुस्तकें हैं विभिन्न विषयों पर। बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, तिब्बती में हैं, थाई में हैं, म्यांमार में हैं, श्रीलंका सिंगलीज में हैं, बर्मीज में हैं। तो इस तरह बहुत तरह के हैं और उन पर कितने शोध कार्य किए जा सकते हैं। तो हमारे पास अकूत ज्ञान संपदा है। भले ही हमारा प्राचीन
महाविहार नष्ट कर दिया गया, उसको जला दिया गया, लेकिन एक ग्रहण लगने के पश्चात हमने फिर से आरंभ किया और आज हमारे पास बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें हैं जो ज्ञान का भंडार है। वहाँ बैठ करके और उस पर जो काम करके बच्चे या शोधार्थी या जो ज्ञानार्थी हैं वो बहुत ज्ञान के उच्च शिखर तक जा सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है और जब तक रहूँगा तब तक प्रयास करता रहूँगा। मुझे अपने बहुत से जो शिक्षक हमारे सहयोगी हैं उन्होंने भी सहयोग दिया है और बड़े प्रसन्न हैं। एक उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी है चारों तरफ, तो ये प्रतिष्ठा कार्यों से होती है और कार्य हमने ऐसे किए हैं और कर रहे हैं जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आप कहते रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय और हम सभी, विशेष तौर से आप, उस प्राचीन नालंदा महाविहार के उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं, उस विद्या के उत्तराधिकारी हैं, उस साहित्य के उत्तराधिकारी हैं जो सरापा से लेकर तमाम लोग हमारे नए धारा में संचालित करते हैं। हमारे 9 से 10 एकड़ ज़मीन हमको नहीं मिली। आपने कई बार यह कहा भी है कि इस ज़मीन पर हम कुछ ऐसी एक स्वप्नशील इमारत बनाना चाहते हैं जो हमारे विश्वविद्यालय को नई गति, नई दृष्टि देगी जी। और साथ ही आप कहते रहे हैं कि हम एक विश्वविद्यालय को परंपरा और आधुनिकता दोनों का ऐसा सम्मिश्रण बनाना चाहते हैं कि कोई ये न कहे कि आप रूढ़िवाद में चले गए या इतना अत्यधिक आधुनिक हो गए कि आपने ज़मीन अपनी परंपरा की छोड़ दी। तो मैं वह बात आपसे फिर से जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि क्या है उस जो ज़मीन नहीं मिली है हमारे नालंदा महाविहार को, उस पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या नई चीज़ रखना चाहते हैं? मैं इसका आरंभ करूँगा सर्वास्तिवाद दर्शन के एक सिद्धांत से। जी। सर्वास्तिवाद हमें पता है कि एक परंपरा थी बौद्ध धर्म में और बौद्ध दर्शन के में, जिसमें कहा गया कि जो वर्तमान है वो प्राचीन की का सातत्य है और वर्तमान जो है भविष्य का आधार है। तो यह जो समय का चक्र है वो चलता रहता है। तो प्राचीन काल में जो हुआ या जितने भी विकास हुए हम उससे किनारा नहीं कटा सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि वो खत्म हो गया सारा। हम सारा का सारा जो हमारी सोच है, जो हम कुछ भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं, कहीं ना कहीं हम भूत से लेते हैं, अपनी परंपरा से लेते हैं। तो हम नालंदा महाविहार के संदर्भ में भी है, हम भी पाते हैं कि वहाँ पर देखिए वेदों की पढ़ाई थी, न्याय दर्शन की पढ़ाई थी, ज्योतिष की पढ़ाई थी, गणित की पढ़ाई थी, भाषा विज्ञान की पढ़ाई थी, धातु शास्त्र की पढ़ाई थी। आज भी फर्नेस मिला है वहाँ, जहाँ पीतल और तांबे ढाले जाते थे, मेटलर्जी जो। तो ऐसे विषयों की पढ़ाई थी। प्राचीन नालंदा महाविहार में जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, उसमें ज्ञान की पिपासा के लिए पहुँचते थे, अलग अलग कई सारे विषयों की पढ़ाई थी। वेदों की पढ़ाई थी, न्याय शास्त्र की पढ़ाई थी, तर्क शास्त्र की पढ़ाई थी, ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई थी, गणित की पढ़ाई थी, भाषा विज्ञान की पढ़ाई थी, जो धातु विज्ञान की पढ़ाई थी। इस तरह के कई विषय ऐसे थे जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले चल रहे थे। और जब बख्तियार खिलजी के बाद के द्वारा नष्ट किए जाने के बाद धीरे धीरे सारे महाविहार नष्ट कर दिए गए। उसके सैकड़ों वर्षों के बाद हमने फिर से उसको पुनर्जीवित किया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एक विजन के साथ कि जिस प्रकार से प्राचीन नालंदा महाविहार भारत और विश्व के बीच सेतु, सांस्कृतिक सेतु का काम कर रहा था, ज्ञान सेतु का काम कर रहा था, तो उसी प्रकार से नव नालंदा महाविहार भी करे। और आज हम उसी कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पास आज भी श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, अनेक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और वो एमए और पीएचडी इत्यादि करके जाते हैं। तो इन विषयों में तो हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक जो नई अर्जित भूमि का प्रश्न है, तो उसमें हमने जो अभी मोटे तौर पर 2-3 हमारे योजनाएं हैं जो हमने अभी लगभग 10 की है। उसमें 100 कमरों का छात्र के लिए छात्रावास, एक बहुत बड़ा गृह ऑडियम कॉम्प्लेक्स, एक फैकल्टी हाउस जो संकाय भवन है उनके लिए की योजना है। दोनों के लिए
खेल का मैदान भी होगा और भी तरह की सुविधाएं और हम लोग स्थित करेंगे। तो इस प्रकार से जो एक विश्वविद्यालय के लिए जो शारीरिक रूप से उसको भौतिक रूप से उसका भौतिक पक्ष है वह भी विकसित होगा और उसका एक अपना शैक्षिक और जो सांस्कृतिक महत्व है वह भी और दृष्टिगोचर होगा। आपने इतने सारे काम किए अपने आने के बाद, खास तौर से जो एकेडमिक्स में आपने दखल दिया, साथ ही आपने प्रशासन में भी जो दखल दिया, यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षा के साथ साथ प्रशासन में दखल देके इसको जो बेहतर बनाया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि कार्यक्रमों की संख्या में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि हुई और इतने बेहतर प्रशासन के साथ साथ इतने बेहतर कार्यक्रम होने लगे, इतने बेहतर शोध के प्रसंग आने लगे, इतने अच्छे अच्छे विषयों पर रिसर्च होने लगे, रियल काम होने लगे। तो ये सब स्थितियों का जो विकास हुआ है, मैं यह अंतिम रूप में पूछना चाहूँगा कि यह सब देख करके जो आप इतना श्रम के साथ और श्रम के साथ साथ विजन के साथ जो आप लगे हुए हैं, इस विश्वविद्यालय का भविष्य किस रूप में आप देख पाते हैं आगे? मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने मुझे दायित्व दिया है, न मैं पहला व्यक्ति हूँ और न अंतिम व्यक्ति हूँ। यह तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है यात्रा की, विकास यात्रा की। और इसमें मुझे जो कुछ भी मेरे कालखंड में जो भी संभव हो पाएगा या हो पा रहा है, मैं उसमें पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ हूँ। और चूँकि विश्वविद्यालय अध्यापन का 32 वर्षों का अनुभव रहा है मेरे पास। मैंने जम्मू विश्वविद्यालय में भी मैं पहला शिक्षक था बौद्ध अध्ययन विभाग को आरंभ करने वाला। उसके सारे 40 कोर्स मैंने अकेले डेवलप किया। और ऑफकोर्स में बड़े बड़े हमारे जो शिक्षक थे उस समय तो मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। सब किसके करने के बाद उस पर प्रयास किया और उसके कारण से एक अपनी भी सोच डेवलप हुई। तो वहाँ 2 सत्रों में 3-3 वर्ष के कालखंड के लिए विभाग अध्यक्ष भी रहा, संकाय अध्यक्ष भी रहा। तो इन सब कारणों से, इन सब के माध्यम से वो सीखने पढ़ने का, सिखाने पढ़ाने का के अवसर मिले और मैंने उसको पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और निष्ठा से उसको लागू करने का प्रयास किया है। कहाँ तक मैं सफल हो पाऊँगा यह तो आप ही लोग बता सकते हैं, हमारे छात्र बता सकते हैं, हमारे जो वहाँ के लोग बता सकते हैं। मुझे आत्मश्लाघा की कोई मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं बहुत ही विनम्र भाव से लगा हुआ हूँ। समय बताएगा कि मैं क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया। पूरा आपने जो समय दिया और इस साक्षात्कार को आपने एक विवेकशील और सुरुचिपूर्ण तथा अकादमिक बनाया, उसके लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि आपने कोई चीज़ बहुत गहराई के साथ ग्रहण करते हुए उसके केवल छिछले पहलुओं पे नहीं बल्कि बहुत गंभीरता के साथ उस स्थिति को आपने निरूपित किया और तथ्यपूर्ण तरीके से उसको विश्लेषित किया। हम आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं और समय निकालने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता और आभार। नमस्कार, धन्यवाद।